नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात कर रहे हैं लगातार 4 प्रदेश किससे जनादेश अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश से खबर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 41 सीट से आगे चल रही है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी करीब 2585 वोट से आगे चल रहे हैं। एमपी के छिंदवाड़ा से कमलनाथ को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बढ़त, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी 2585 वोट से चल रहे हैं आगे। एमपी के छिंदवाड़ा से कमलनाथ को मिली बड़ी बढ़त। मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि 152 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में 49 सीटों पर बीजेपी आगे। राजस्थान में 117 यानी कि बहुमत का आंकड़ा छूती हुई बीजेपी नजर आ रही है। 4 राज्यों में चुनाव, तेलंगाना स्पष्ट रूप से तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बहुमत का आंकड़ा छू लिया है बीजेपी ने। रुझान जल्द ही नतीजों में बदलेंगे। फिलहाल अगर हम राजस्थान की बात करें तो बीजेपी बढ़त बनाती हुई बहुमत की ओर, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी बढ़त बनाती हुई बहुमत की ओर और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ गई है। बहुमत को छू चुका है यह आंकड़ा। और तेलंगाना में कांग्रेस की स्पष्ट तौर पर सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इन 3 राज्यों में यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और तेलंगाना में स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एमपी के छिंदवाड़ा से आपको बता दें कि कमलनाथ को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। भूपेश बघेल आपको बता दें कि फिलहाल पाटन से पीछे चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान 35,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। एस हनुमंत राव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक भदौरिया जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एस हनुमंत राव जी का पे सबसे पहले रुक करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगर हम तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कांग्रेस सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छूती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छूती नजर आ रही है और राजस्थान में भी बहुमत के करीब करीब बीजेपी पहुंच चुकी है। सबसे पहले हनुमंत राव जी, आप कैसे देख रहे हैं इनको, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों राज्यों में अलग सियासी समीकरण थे, अलग माहौल देखने को मिल रहा था। लेकिन आज जब नतीजे आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाले हैं। क्योंकि राजस्थान की बात करें तो साफ तौर पर देखिए वहां पर तो रिवाज जो है वो नहीं बदल रहा, राज बदल रहा है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी बड़े कॉन्फिडेंट थे और कांग्रेस भी काफी कॉन्फिडेंट थी यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन यहाँ पर भी आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो खुद डरी हुई थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा था कि वो एमपी नहीं कवर कर पाएंगे। लेकिन बीजेपी ने एमपी पे जो कमाल किया उसे कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, इसको राज्यवार माफ करिएगा, हमको राज्यवार समीक्षा करनी होगी। पहला जो पॉइंट है
वो ये है कि बीजेपी कांग्रेस पे भारी पड़ी है। हम्म। और आप देखें तो बीजेपी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़, अगर यही नतीजों में तब्दील होते हैं ये रुझान, जी। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस से छीना है। हाँ। यानी कि ये बीजेपी ने बढ़त बनाई है कांग्रेस के ऊपर। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की हार है वो बहुत अप्रत्याशित है, क्योंकि तमाम सारे पोल सर्वे और जितनी भी एजेंसियां थी वो सभी जो है वो कांग्रेस को जो है बहुमत दे रही थी। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस से निकल रहा है, कांग्रेस के हाथ से, तो जो गवर्नेंस का छत्तीसगढ़ मॉडल या राजस्थान मॉडल कांग्रेस का रहा है, ये कहीं ना कहीं उसकी भी हार है, उसकी भी विफलता है। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा लेसन ये है कि जो इंडिया गठबंधन का एक संकल्पना तमाम सारे दलों ने मिल करके किया था, जैसा कि ओपी यादव जी ने भी बताया और राघवेंद्र जी ने भी बताया कि एक बहुत अच्छा अवसर होता कि वो राज्यों में इसका टेस्ट करते। लेकिन कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, जो ओल्ड लीडरशिप थी, कहीं ना कहीं वो इस बात पे अड़े रहे कि नहीं साहब, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, और अपने दम पर चुनाव लड़ने के बाद में जो उसका परिणाम सामने आ रहा है वो उन राज्यों से आ रहा है जहां कांग्रेस की सरकार थी और वो सरकार कांग्रेस की छीन गई। तो बीजेपी की रणनीति को समझना अभी भी कांग्रेस के लिए एक बहुत दुरूह प्रश्न हो रहा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं जो दक्षिण में उनको कर्नाटक में सफलता मिली, उसको उन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की तमाम सारे राज्यों में, लेकिन जो हिंदी पट्टी की जो राजनीति है उसकी तासीर दक्षिण की राजनीति से अलग है। ये इन परिणामों ने एकदम स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल हो सकता है कि वो कार्ड तेलंगाना में चल गया हो, लेकिन वो कार्ड राजस्थान में फेल हुआ है, मध्य प्रदेश में फेल हुआ है और छत्तीसगढ़ में फेल हुआ है। जो कांग्रेस की गारंटीज का जो कार्ड था वो हिंदी पट्टी में पूरी तरीके से फेल हो गया। तो कांग्रेस को अपनी एक अलग रणनीति हिंदी पट्टी के लिए बनानी होगी। दूसरा, कांग्रेस को जो अपने ओल्ड गार्ड्स हैं, जो पुराने इंदिरा जी के जमाने से, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो कमलनाथ हो, इस लीडरशिप को चेंज करने की जरूरत है कांग्रेस को। कांग्रेस को नई यंग यूथ लीडरशिप को, भविष्य को फोकस करते हुए इनको इन्फ्यूज करना होगा। आप देखिए कि जमे जमे शिवराज सिंह चौहान और बड़ी नेता वसुंधरा राजे को भी बीजेपी ने प्रोजेक्ट नहीं किया, और बीजेपी ने कहा कि हम शायद कोई एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देंगे और हमारे सामने कोई नया विकल्प भी आ सकता है। तो देखिए, जनता जो है उसी चेहरे को देखते देखते भी जो है कहीं जनता के मन में एक ऊब हो जाती है, वो कुछ नया चाहती है। तो ये चीज बीजेपी ने भांपा, और भांपने के बाद में मध्य प्रदेश और राजस्थान में तमाम नंबर टिकट दिया और ये जताने की कोशिश की कि हो सकता है कि इन राज्यों में एक नई लीडरशिप उभर के आएगी। तो ये जो सारे बीजेपी ने जो है प्रयोग किए लोकसभा चुनाव के पहले, वो जनता के बीच में ज्यादा पैड बनाने में कामयाब हुए, बजाय कांग्रेस के कॉपी बुक स्टाइल ट्रेडिशनल तरीकों। जी, वापस आएंगे हेमंत राव जी आपके पास। आलोक भदारिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्या कुछ इन रुझानों से आपने अपना एनालिसिस किया है? एक और जहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत बनाती नजर आ रही है, छत्तीसगढ़ में भी अभी फिलहाल कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। अगर हम बात करें तो देखिए, बीजेपी कार्यालय में जहां एक और जश्न का माहौल शुरू हो गया, तो वहीं दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बैठक बुला ली है 6 दिसंबर को। तो कहीं ना कहीं एनालिसिस भी करना शुरू कर दिया, और ये लोकसभा के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा जनादेश है। देखिए, मैं इसको दो तरीके से देखूं जी। हार और जीत चुनाव में होती रहती है, बिल्कुल सही है, कोई जीतता है कोई हारता है। लेकिन यार सबसे बड़ी जो हार हुई है वो ये है कि कांग्रेस का जो एक आला कमान है वो रणनीति नहीं बना पाया। एक हमको ये समझना पड़ेगा, अगर रणनीति अगर बनाकर अगर चुनाव लड़ा होता तो निश्चित तौर पे कुछ परिणाम अलग होते। भारतीय जनता पार्टी की आप बात करिए तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने ये देखिए करीब 80 सीटों पर कैंडिडेट कितने पहले उन्होंने घोषित कर दिए थे, और वो सीटें थी जहां पर वो हार चुके थे, उनको उन्होंने सबसे पहले घोषित किया उम्मीदवार।
यानी उन्होंने काम करने का पूरा मौका दिया। और एक और रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी के, मैंने अभी एक दूसरे चैनल में भी मैंने बात कही थी अभी पिछले हफ्ते भी, कि जिस दिन मतदान था उस दिन मतदान में केंद्रीय नेतृत्व से, जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो जैसे वो अमित शाह जी का ले लीजिए। अमित शाह ने 20 लोगों को सुबह 6 बजे फोन किया, सुबह 6 बजे जिस दिन मतदान था, और 20 लोगों को फोन किया और सबसे ये कहा, सबको 20 नेताओं की लिस्ट दी गई कि आप इनको फोन करें, सक्रिय करें। और इसी तरीके से केवल अमित शाह नहीं थे, अमित शाह के बजाय तमाम थे। तो ये जो चेन जो बनती है ना, तो चेन तो पहले 1 से 20 और 20 से फिर वो 400, इस तरीके से फिर वो 1600 करके वो बढ़ती चली जाती है। तो जिस तरीके इसमें मान करके चलिए कि हमेशा से ये बात आ रही है कि जो अपनी रणनीति पे अमल करेगा, इन विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा ये माना जाता है कि कौन कितना अपने कैंडिडेट को, अपने मतदाताओं को ले जाता है, घर से निकाल लाता है, तो वही कर लेता है। तो ये तो उसी की जीत है। और मध्य प्रदेश को तो हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि गुजरात के बाद सबसे बड़ा प्रयोगशाला तो मध्य प्रदेश ही बन रही है ना, लगातार बन रही है। उत्तर प्रदेश तो बन चुकी, गुजरात भी बन चुका, अब तो नंबर मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश ने साबित कर दिया, और आज से नहीं बहुत दिनों से। अब इसको अब लाडली बहना का क्रेडिट देना चाहें बिल्कुल दीजिए, क्योंकि एक कुछ लोगों को उन्होंने पैसे भी पहुंचाए हैं, निश्चित तौर पे वो पैसे पहुंचे हैं लड़कियों के खाते में, और काफी करीब 1,32,00,000 तो उनके लाभार्थी थे। तो अब एक बहस तो मुझे ये समझ में आती है वो ये है, क्या लाभार्थी बनाना ही या ऐसी स्कीम घोषित करना ही चुनाव में जीत की गारंटी है? पहला तो ये। और दूसरा, इसको हम ये भी कहेंगे कि अगर दो गारंटियों की अगर वो तुलना की जाए तो मोदी का जो अपनी गारंटी पे अड़ा रहना और उस गारंटी को जितने विश्वास और मजबूती के साथ में कहना, ये भी एक असर दिखाया इन तीनों चुनावों में। सबसे ज्यादा मुझे जो आश्चर्यजनक हुआ वो यह है कि 6 महीने के अंदर क्या चुनाव बदला जा सकता है, क्या चुनाव पलटा जा सकता है? इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ में अगर आप देखा जाए तो सिंगल हैंडेडली अगर एक केंद्रीय नेतृत्व से अगर किसी ने काम किया है तो वो तो अमित शाह जी, सिंगल हैंडेडली काम किया। वहां पर कोई नेता नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन एक और जो बुनियादी तौर पर जो चीज समझ में आ रही है वो ये है कि छत्रपों को कांग्रेस ने अपने गले लगाए रखा और भारतीय जनता पार्टी ने छत्रपों को हाशिए पे डाल दिया। तो अब सवाल है कि हाशिए पे आप तभी डाल सकते हैं जब आपके पास होमवर्क बहुत मजबूत हो। हाँ जी। कांग्रेस ने भी एक काम किया था, पंजाब में एक काम किया था, एक मजबूत नेतृत्व को उसने हाशिए पे डाला था, लेकिन जो रिप्लेसमेंट लाए थे वो बेहद कमजोर था। इतना कमजोर था कि वो सरकार चली गई, बुरी तरह चली गई। मतलब मैं सिद्धू जी की बात कर रहा हूँ। तो कांग्रेस अपनी रणनीति नहीं बना पा रही है, कांग्रेस को शॉर्ट एनालिसिस नहीं कर पाती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का जो एक मैनेजमेंट का जो एक फॉर्मूला है उस पर वो एनालिसिस नहीं करती है। अब नतीजों के बाद पे तो ये कहना चाहिए कि भाई आप तो राज्य स्तर पर तो छोड़िए, मतलब राज्य स्तर पर तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, आपने मंडल स्तर पे भी आपने नहीं किया। तो अगर मंडल स्तर पे भी अगर आप नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात, कांग्रेस को ये बड़ा एक खुशफहमी हो गई थी कर्नाटक चुनाव के बाद में और हिमाचल में आने के बाद में, उनको बड़ी खुशफहमी हो गई थी कि भाई हम तो बाय डिफॉल्ट जीत जाएंगे। हाँ। तो ये खुशफहमी थी, ये जो अति आत्मविश्वास था यही ले डूबा। उसकी वजह ये भी था कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग तो वो पूरे दिन प्रचार ही नहीं करते थे, 10 बज जाता था तब शुरू होते थे प्रचार करना, और ये भी केंद्रीय नेतृत्व को नहीं समझ में आया। तो एक दिक्कत ये भी रही। और मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो ये तड़का लगाने चले तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व का तड़का नहीं लग सकता, क्योंकि आप कितना भी करेंगे आप उस एक फोटोकॉपी होंगे, क्योंकि जब असली फोटो प्रिंट वहां पे मौजूद है, केंद्र में भी मौजूद है और आपके जहां से आप चैनल निकालती हैं वहां भी एक मौजूद है, असली कॉपी मौजूद है, तो फिर जीरोक्स कॉपी से तो काम नहीं चलता ना। तो ये जीरोक्स कॉपी का मध्य प्रदेश में जो इस बुरी तरीके से हारना, ये जीरोक्स कॉपी की हार है। ये रणनीति नहीं चलेगी, आपको अपनी रणनीति बनानी। बिल्कुल आलोक जी, इस पर आगे भी विस्तार से हम बातचीत करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राजस्थान में बीजेपी को करीब 43% वोट मिला है।
विद्याधर नगर में 4 राज्यों की काउंटिंग जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी को मिला करीब 43% वोट। विद्याधर नगर से दिया कुमारी को करीब 30,000 से ज्यादा वोट। 4 राज्यों की काउंटिंग जारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी को करीब 43% वोट मिला है। विद्याधर नगर से दिया कुमारी 30,000 वोट से आगे। और राजीव मिश्रा हमारे संवाददाता बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, सबसे पहले तो क्या कुछ अपडेट है? हेलो जी हेलो जी, मैं बता दूं मैं कि अभी फिलहाल जो है 51 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई लगातार। और ब्रिजमोहन अग्रवाल जो कि दक्षिण विधानसभा से कद्दावर नेता है, 7वीं बार जो है 8वीं बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी और अभी वो 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, क्योंकि बढ़त को जीत हो रही है। तो उनका वैसे भी उनका नारा था 50,000 को मैं उनको से जीतूंगा। अब वो जीत उनकी सुनिश्चित होती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में भाजपा अपनी सरकार बनाने के लिए और अग्रसर है। और जिस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा जो है ने बदलावों को छत्तीसगढ़ सरकार को बदलने की बात की, ये अब तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी अपने मुकदमे पर कामयाब होती नजर आ रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि भूपेश बघेल जो है वो पीछे चल रहे थे। अभी 110 सीटों से वो आगे चलने की सूचना भी मिली है। और लगातार जो है वो भी उनके 9-10 मंत्री लगातार पीछे चल रहे हैं, जिससे कांग्रेस के माथे पर शिकन तो है ही है। सरकार तो जो है उनकी जा ही रही है, लेकिन इस तरह से कद्दावर मंत्री जो है वो हार रहे हैं। ये बढ़त जो है एक चिंता का विषय है और ये एक मतदाताओं का एक करारा तमाचा है कांग्रेस की सरकार पर कि उनने जो है भारतीय जनता पार्टी को इस बार फिर से मौका दिया है। ठीक है, राघवेंद्र सिंह राजू जी का रुख करूंगी मैं। राघवेंद्र जी, आपने यहाँ पर हमारे संवाददाता को सुना कि बड़ी बात यह है कि जो कद्दावर नेता है वो भी पीछे चल रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कुछ वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एनालिसिस करने वाली बात है। 5 सालों में जनता को विश्वास नहीं दिला पाए। अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। छत्तीसगढ़ में आज स्थिति दिख रही है। एक तो बिरसा मुंडा के लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक अपना मास्टर स्ट्रोक चला, वही टीएस देव साहब जो है, आवाज आ रही है? जी जी जी। टीएस देव साहब जो है बड़े कद्दावर नेता, जब बाद में आगे उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अंबिकापुर से लेकर के पूरे क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी शासक का केंद्र बिंदु है। और इसके बावजूद भी भूपेश बघेल उनके बीच एक वर्चस्व की लड़ाई, ये अंतर करने को कांग्रेस ने नहीं रोक पाया। आपने देखा हो जिस तरीके से तेलंगाना में राहुल गांधी जी के चेहरे को कांग्रेस ने आगे किया, लेकिन यहाँ पर अपना भरोसा, चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ हो, वहां पर भूपेश बघेल साहब हो, यहाँ पर अशोक गहलोत साहब हो, लेकिन जो अंतर गहलोत था चाहे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच हो, और कुछ मुद्दों पर तो मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी और दिग्विजय के बीच में भी बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ एक अमित शाह जी पर भरोसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश इस बात को जानता है कि वो जो निर्णय ले लेते हैं, किस पार्टी से क्या तालमेल होगा, किस पार्टी से किस तरीके से रहा जाएगा, और इसके बाद आक्रामक भूमिका में भी रहते। अभी हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे कि 20 लोगों के पास में सुबह सुबह फोन घनघनाने लगा। ये तमाम जो चीजें हैं, ये आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी सबक है। लेकिन ये निश्चित तौर पर है जो हनुमंत राव साहब ने बात कही कि साउथ में तेलंगाना के जीतने के बाद, क्योंकि वहां पर भी आपने देखा होगा, ये बात ठीक है कि कांग्रेस वहां पर बड़े मतों से जीत रही है, लेकिन बीआरएस वाला जो डैमेज कंट्रोल था, बीजेपी ने उसको नहीं रोक पाया।
और उसका सबसे बड़ा ये था कि वहां की जनता को ये भी जनादेश मिल गया कि AIMM जो भी है ओवैसी वाली पार्टी, ये कम से कम जो है ये बीजेपी की एक्सपोर्टिंग पार्टी है। आम जनमानस के बीच में जो संदेश जाता है कि आप अपना अपना जो खेल है, ये तो साथ में रंग बदल रहा नेता, ये सारी जो लड़ाई कुर्सी पाने और चोड़ा के रंग बदलने की है, तो इन सब चीजों में मतदाता भी बहुत जागरूक हो गया है। अगर ये सब नहीं हो रहा तो भले ही अशोक गहलोत ने 50 लाख की योजना का ऐलान कर दिया, लेकिन वो जब तक करते हैं सारी प्लानिंग बनाते, मैं समझता हूँ इसमें बहुत देरी हो गई। इस मामले में रणनीतिकार बीजेपी के तेज है, क्योंकि उनका बूथ मैनेजमेंट सिस्टम, उन्होंने हर जगह अपने अपने बूथ में जो है मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत मजबूत बना रखा है। और वो बढ़ चढ़ करके चुनाव के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम और मीटिंगें आप देखे होंगे हर प्रदेश में हो रही है। वो अभी से महिला सशक्तिकरण को लेकर के सक्रिय है। तो लोग प्लानिंग है, इस चीज पर प्लानिंग पर किन मुद्दों पर बोला जाए। लेकिन एक बात आपसे सब कहना चाहता हूँ, जो मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना का सामने लाया, पहले पिछड़ा अति पिछड़ा, मैं समझता हूँ उन सब चीजों पर बहुत ज्यादा जनता का ध्यान नहीं रहा है। जनता का ध्यान जिन मुद्दों पर विपक्ष का भूमिका होती है विपक्ष की, कि भाई आप महंगाई पे क्या बोल रहे हैं, आप बेरोजगारी पे क्या बोल रहे हैं, आप लाइन ऑर्डर पे क्या बोल रहे हैं, आप तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आक्रामक है ही नहीं। आप तो केवल रसूसी पाने किस तरीके से जीता जाए, किस तरीके से ये विधायक बन जाए, किस तरीके से सांसद बन जाए, इन सब चीजों पर मुद्दे पर भी बोलना चाहिए। और मैं सोचता हूँ जो मुद्दे रहे, कभी रामायण पर आक्रामक रुक रहा लेकिन विपक्ष चुप रहा, कभी गीता पर भी आक्रामक रुक रहा चुप रहा, कभी देवी देवता पर। तो मैं समझता हूँ अगला सवाल जो भले ही बीजेपी से नाराज था, लेकिन वो ये मानकर चलता है कि आज राम मंदिर बन रहा है, आज बार बार बाबा योगी आदित्यनाथ किशन जन्मभूमि पर जा रहे हैं, और इस तरीके से योगी आदित्यनाथ को आगे करके पूरे देश में लाइन ऑर्डर का संदेश बुलडोजर बाबा का दिया गया। मध्य प्रदेश की 16 सरकार ने भी बुलडोजर चलवाए, और यही स्थिति कैथल में भी जब हरियाणा सरकार खट्टर सरकार कर रही थी, भले ही विपक्ष इस पर आक्रामक रहा हो, ये बुलडोजर चला करके आप जो है लोगों की बात बताना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से घटना राजस्थान में महिलाओं के साथ हुई है, भी घटना हुई, उन सब चीजों पर बीजेपी तो आक्रामक रही, लेकिन ये सब उन सब चीजों पर बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं रहे, वो भी वोट की राजनीति। ठीक है, जनता पिछड़ा अति पिछड़ा ये सब चीजों में हट करके शांति में रोजगार के अवसर कैसे बनेंगे। युवाओं को आप कहते हैं कि नारा झंडा पोस्टर, वो आज हेमंत राव साहब बात कह रहे थे कि वही चेहरे देखते देखते लोगों के मन में और विचारों में तमाम चीजें जो है मतदाताओं के जो नया 33, मैं समझता हूँ 34 साल की उम्र के जो नए मतदाता है और जो युवा मतदाता है उसकी युवा सोच है, मैं समझता हूँ उस युवा जो को समझने में कहीं ठीक है। हनुमान जी का रुख करना चाहूंगी मैं। हनुमान जी, राजस्थान की बात करें तो एंड मोमेंट पे वसुंधरा राजे को लाना, ये बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा या हो रहा है? नहीं, देखिए, वसुंधरा राजे राजस्थान की कद्दावर नेता हैं। पैन राजस्थान में उनका एक जनाधार भी है और उनकी स्वीकार्यता है, तो निश्चित रूप से वो बड़ा चेहरा है। जब बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की और कहीं ना कहीं ये मैसेज जाने लगा कि वसुंधरा जी को इग्नोर किया जा रहा है या उनके लोगों को टिकट नहीं दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद बीजेपी ने तुरंत अपनी गलती सुधारी और उनको एकोमोडेट करने की कोशिश की। अगर शुरू से वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट किया गया होता तो हो सकता है कि बीजेपी की जो टैली आप 113 के आसपास देख रहे हैं ये और भी आगे जा सकती थी। लेकिन बीजेपी ने कैलकुलेटेड रिस्क भी लिया कि बीजेपी ने जो ओल्ड गार्ड्स थे अब उनको धीरे धीरे किनारे करने और नई लीडरशिप को इन्फ्यूज करने की का जो एक प्रयोग है वो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी करने की कोशिश की, राजस्थान में भी करने की कोशिश की। इसी के तहत कुछ केंद्र के मंत्रियों को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इनको चुनाव लड़ाया, बीजेपी ने प्रयोग किया। लेकिन कांग्रेस की पूरी जो निर्भरता थी वो राजस्थान में अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश में कमलनाथ पर ही रही, जो इंदिरा जी के जमाने से राजनीति करते आ रहे हैं। अब कांग्रेस को इन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज के एक नई लीडरशिप और एक नई स्ट्रैटेजी, जैसा आलोक भदौरिया साहब भी कह रहे थे कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी वो कहीं ना कहीं हर राज्य के हिसाब से
होने के बजाय एक जिसको कहते हैं कि एक केंद्रीकृत स्ट्रैटेजी हो गई। और उस केंद्रीकृत स्ट्रैटेजी जो कि उनका एक कर्नाटका मॉडल था, गारंटीज का मॉडल था, वही मॉडल उन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की। और जबकि जो हिंदी प्रदेश हैं उनकी राजनीतिक तासीर पूरी तरह से दक्षिणी प्रदेश के राजनीतिक तासीर से अलग है। हनुमान जी, कर्नाटक में मेरा एक सवाल है, इसके बाद आप अपनी बात को पूरा करिएगा। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में कहते हैं कि बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़कर देखा गया और ये कहीं ना कहीं काफी भारी पड़ा है। और अगर हम बात करें राम मंदिर का मुद्दा, लेकिन जब उन्होंने उठाना यहाँ पर शुरू किया, जब रैलियां होने लगी, तो चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री हो, तो कांग्रेस की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई कि कर्नाटक में नहीं चला और यहाँ पर भी नहीं चलेगा, लेकिन रिजल्ट्स बिल्कुल अलग है। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार हम आपको रुझान दिखा रहे हैं, 4 राज्यों में सबसे सटीक नतीजे के न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।